If I can't picture it, I can't understand it. Albert Einstein. डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थ्री लॉज ऑफ न्यूटन्स एंड सम रिलेटेड फंडामेंटल कंसेप्ट्स की बात की थी। वो फंडामेंटल कंसेप्ट्स एक बार मैं आपको वापस याद दिला दूं। लीनियर मोमेंटम एज क्वांटिटी ऑफ मोशन, मास एज क्वांटिटी ऑफ इनर्शिया, फिजिकल फोर्स और रियल फोर्स और सिंपली फोर्स एज मेजर ऑफ टू बॉडी इंटरेक्शन, कंसेप्ट ऑफ इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, इन बातों को डिस्कस किया था। और साथ में नॉर्मली जब फोर्सेस एक्ट होंगी दो बॉडीज के बीच में, उस मोड को डिस्कस किया था। उसमें हमने ये पाया था कि फोर्सेस को एग्जिस्ट करने के लिए या तो बॉडीज के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होगा या विदाउट कांटेक्ट। जब बॉडीज डायरेक्ट कांटेक्ट से फोर्सेस अप्लाई करेंगी तो उन फोर्सेस को हमने कांटेक्ट फोर्स नाम दिया था। इसके एग्जांपल थे स्ट्रिंग फोर्स, रस्सी जब से हम किसी चीज को पुल करेंगे तो उससे लगने वाला फोर्स, फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। एंड जब बॉडीज विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट एक दूसरे को फोर्स अप्लाई करेंगी तो उनके बीच में कोई ना कोई फील्ड होगा, उसको हम फोर्स फील्ड भी बोलते हैं। ये ग्रेविटेशनल हो सकता है अगर बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फील्ड है, फोर्स है तो। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड हो सकता है अगर बॉडीज के बीच में चार्ज है उनके ऊपर और वो आपस में फोर्स लगा रही है। और ये फील्ड मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है मैग्नेटिक फोर्स के केस में। तो इन फोर्सेस को हमने फील्ड फोर्सेस नाम दिया था। आज हम न्यूटन्स लॉज में जो सिंपल सिचुएशंस हैं या कोई भी सिचुएशन न्यूटन्स लॉ को अप्लाई कैसे करेंगे उस बात को डिस्कस करेंगे। और इसकी स्टार्टिंग हम बहुत सिंपल सिचुएशन से ही करेंगे। जैसे कि हम अगर फोर्सेस की बात करें तो आज हम टेंसाइल फोर्स ऑफ ए रोप एंड फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन की बात करेंगे। मतलब ऐसे सिचुएशन लेंगे जिनमें मेनली यही दो फोर्सेस होती हैं और साथ में कुछ डिवाइसेस भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। डिवाइसेस जैसे रोप एक डिवाइस है, पुली एक डिवाइस है, इंक्लाइन प्लेन। इन सिचुएशंस में न्यूटन्स लॉ कैसे अप्लाई करेंगे उसकी बात करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम, क्या होता है, डिफरेंट सिचुएशंस में फ्री बॉडी डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे इस बात की बात करेंगे। नॉर्मली हमारा आज कंसंट्रेशन हाउ टू प्रिपेयर फ्री बॉडी डायग्राम इस बात पर रहेगा। अब फोर्सेस की अगर बात करें, जैसे कहा हमने स्ट्रिंग फोर्स का जो टेंसाइल फोर्स है, टेंशन है वो, और नॉर्मल रिएक्शन, ये दोनों ही कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में जो एग्जांपल्स की बात कर रहे थे उसमें एक बार हम कॉन्टैक्ट फोर्स डिफाइन कर लें। ऑल द कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर रिएक्शन फोर्सेस अराइजिंग ड्यू टू अननोटिसेबल और नोटिसेबल डिफॉर्मेशंस प्रोड्यूस्ड इन द बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। ये सारी कॉन्टैक्ट फोर्सेस कॉन्टैक्ट पॉइंट पर बॉडीज में बहुत नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन या कई बार फाइनाइट डिफॉर्मेशन होता है। अननोटिसेबल मीन्स नेग्लिजिबल, नोटिसेबल मीन्स फाइनाइट। या तो नोटिसेबल या अननोटिसेबल डिफॉर्मेशन होगा, उन डिफॉर्मेशन की वजह से फोर्सेस प्रोड्यूस होती हैं। जैसे रस्सी से जो पुल करेंगे तो हमें रस्सी में थोड़ा सा डिफॉर्मेशन तो होता है जब पुल लगाते हैं, लेकिन वो डिफॉर्मेशन या एक्सटेंशन जिसको बोल सकते हैं वो विजिबल, वो दिखाई नहीं देता, मतलब इतना कम होता है कि उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर हमने किसी बॉडी को किसी सरफेस पर रखा तो बॉडी अपने वेट का उस सरफेस को दबाएगी तो उस सरफेस से फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन आएगा। उस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को आने के लिए उस सरफेस का दबना जरूरी है, मतलब उसमें दबे की थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होगा। अब ये डिफॉर्मेशन भी अननोटिसेबल की कैटेगरी में आता है, मतलब वो डिफॉर्मेशन इतना नेग्लिजिबल होगा कि हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। अब आप कहेंगे कि नोटिसेबल डिफॉर्मेशन कब होगा? स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग को हम खींचेंगे तो उसमें जो डिफॉर्मेशन होगा वो आपको ऑब्जर्व होगा और वहां स्प्रिंग फोर्स आएगा, वो भी तो एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। मोस्ट कॉमन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर टेंसाइल फोर्स ऑफ ए स्ट्रिंग, फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स एटसेट्रा। अब ये सारे एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस कर लिए, ये नाम एक बार यहां हमने वापस देख लिए। हम इनमें वन बाय वन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लें टेंसाइल फोर्स ऑफ ए स्ट्रिंग। A string or similar flexible connecting links, such as a thread or a chain, etc., are used to transmit a force from one end to other.
That is very important. Why this kind of link are used? They are used to transmit force from one end to other. Due to flexibility, a string can only pull a body connected to it by applying a force always along the string. ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि स्ट्रिंग फ्लेक्सिबल होती है, उससे हम किसी बॉडी को केवल पुल कर सकते हैं, उसको साइडवेज फोर्स नहीं लगा सकते, उसको पुश नहीं कर सकते। और पुलिंग करते वक्त आप देखिए स्ट्रिंग का जो भी फोर्स होगा वो स्ट्रिंग के अलोंग ही होगा। दिस पुलिंग फोर्स of a string is known as the tensile force of the string, or more commonly tension in the string. It is developed due to almost negligible, unnoticeable extension produced in the string. ये जो फोर्स है उसको वैसे तो टेंसाइल फोर्स ऑफ स्ट्रिंग बोलते हैं, बट कॉमनली इसको हम टेंशन नाम ही देते हैं या टेंशन फोर्स ऑफ स्ट्रिंग बोलेंगे। ये जैसे पहले बात हो गई, रस्सी में बहुत नेग्लिजिबल मतलब वो जो एक्सटेंशन होगा वो स्ट्रिंग के लेंथ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा, हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, हमेशा नेग्लेक्ट करेंगे। इसलिए कई बार बोलते हैं स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। इस डिफॉर्मेशन की वजह से ये टेंशन फोर्स प्रोड्यूस होता है। इन द फिगर वेरियस फोर्सेस बिटवीन ए स्ट्रिंग एंड ए बॉडी कनेक्टेड टू इट आर शोन। अब देखिए एक फिगर है, इसमें हम एक बॉक्स है जिसको यहां से रस्सी से बांधा और खींच रहे हैं, तो इस पे जो वेरियस फोर्सेस है वो लगाई है। अब देखिए यहां हाथ से इस रस्सी के इस एंड को इधर पुल किया, तो ये फोर्स बाय हैंड ऑन द स्ट्रिंग। तो अब ये न्यूटन थर्ड लॉ से ये रस्सी भी हाथ को पुल करेगी, तो ये जो फोर्स होगा रस्सी के अलोंग होगा, ये होगा बाय स्ट्रिंग ऑन द हैंड, और यही फोर्स रस्सी की टेंशन है। अब ये फोर्स एज इट इज दूसरे एंड पर ट्रांसमिट होना चाहिए, जो स्ट्रिंग का पर्पस था। मीन्स यहां देखिए are used to transmit a force from one end to the other। तो अब ये फोर्स क्या हो, बाई स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक, इस ब्लॉक पर ये स्ट्रिंग लगा, ये भी स्ट्रिंग टेंशन फोर्स है। अब इस एंड पे ये ब्लॉक भी थर्ड लॉ से इस स्ट्रिंग को पुल कर रहा होगा, तो ये कौन सा फोर्स हो गया, बाई द ब्लॉक ऑन द स्ट्रिंग। तो ये वेरियस फोर्सेस देखिए, इनमें जो स्ट्रिंग टेंशन है वो कौन कौन सी फोर्सेस है, बाई स्ट्रिंग ऑन द हैंड एंड बाई स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन ट्राई करें। व्हाट इज द क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एक्शन रिएक्शन पेयर्स। अब इन फोर्सेस में एक्शन रिएक्शन पेयर, अब देखिए इसमें ये फोर्सेस, अब देखिए ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन है, ऐसे ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन है। सिमिलरली ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स भी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन है, और ये फोर्स ये भी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन है। तो थर्ड लॉ पेयर या एक्शन रिएक्शन पेयर होने के लिए केवल इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन होना जरूरी नहीं है, साथ में एक कंडीशन और होनी चाहिए, वो ये कि ये फोर्स दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर एक ही इंटरेक्शन से क्रिएट होने चाहिए। इसके बाद हम आगे देखेंगे रोटेशन में कि ये कोलिनियर भी होने चाहिए, लेकिन अभी कोलिनियरिटी की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो आइडिया रोटेशन में इंट्रोड्यूस होगा। बट अभी मेनली हमारे पास एक्शन रिएक्शन पेयर आइडेंटिफाई करने के दो क्राइटेरिया होंगे। पहला, वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होने चाहिए एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, और दूसरा उतना ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि वो एक ही इंटरेक्शन से प्रोड्यूस होनी चाहिए। अब देखिए इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, ये आप 9th क्लास या और उससे पहले से न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ते आए हैं, तो ये आपको याद सा होता है। तो मैं कहूंगा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यहां क्या हो जाता है, दे मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंटरेक्शन। अब यहां सेम इंटरेक्शन मतलब यहां पे ये फोर्स और ये फोर्स ये कांटेक्ट इंटरेक्शन से प्रोड्यूस हो रहे हैं। हाथ का यहां कांटेक्ट है, इसलिए हाथ से हम इसको पुल कर पा रहे हैं और रस्सी हाथ को पुल कर रही है, तो ये दोनों थर्ड लॉ पेयर हुए। ऐसे रस्सी का है बॉक्स से कांटेक्ट है, तो ये कांटेक्ट इंटरेक्शन, तो रस्सी का बॉक्स पे फोर्स और बॉक्स का रस्सी फोर्स, ये दोनों थर्ड लॉ पेयर हुए। अब अगर मैं ये फोर्स बॉक्स का रस्सी पर और हाथ का रस्सी पर ये इनको देखे तो ये भी इक्वल एंड अपोजिट हुए, लेकिन ये सिंगल इंटरेक्शन नहीं है, इनके बीच में रस्सी आ गई है, तो ये दोनों फोर्स थर्ड लॉ पेयर नहीं है। ऐसी रस्सी का ये टेंशन और ये टेंशन इक्वल एंड अपोजिट होने के बावजूद भी थर्ड लॉ पेयर नहीं है। तो आंसर्स क्या होंगे, फोर्स बाय द हैंड ऑन द स्ट्रिंग एंड द फोर्स बाय द स्ट्रिंग ऑन द हैंड, मतलब फोर्स बाय हैंड ऑन द स्ट्रिंग एंड फोर्स बाय स्ट्रिंग ऑन द हैंड, फर्स्ट आंसर। एंड सेकंड, force by string on the block and the force by the block on the string.
फोर्स बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक ये वाला फोर्स, एंड फोर्स बाय द ब्लॉक ऑन द स्ट्रिंग ये वाला फोर्स, ये दोनों थर्ड लॉ पेयर हुए। आइडियल स्ट्रिंग, ये बात हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए यूज करनी पड़ेगी। तो एक बार देखिए, ये आइडियल स्ट्रिंग की क्या करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। A string is used to pull an object connected at one end by transmitting the applied force from the other end। ये बात ध्यान देखें, एक रस्सी को हम उसके एक एंड पे कोई बॉडी कनेक्ट होगी, उसको पुल करते हैं, लेकिन फोर्स कहां लगाते हैं, दूसरे एंड पर। तो वो फोर्स दूसरे एंड से पुलिंग बॉडी पर की तरफ आना चाहिए, तो इसे कहते हैं ट्रांसमिटिंग द फोर्स। एन आइडियल स्ट्रिंग मस्ट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कैरेक्टरिस्टिक्स इसी पर्पज से डिसाइड होगी। अब आप सोच सकते हैं, हमें एक एंड पर जिसको खींच रहे हैं वहां से फोर्स दूसरे एंड तक पहुंचाना है, तो पहली रिक्वायरमेंट तो क्या होगी, हम उस ब्लॉक को खींच सकें। मतलब जितना पुलिंग एंड को शिफ्ट करें उतना ही वो कनेक्टेड एंड शिफ्ट होना चाहिए। दूसरा, हम जितना फोर्स इधर लगा रहे हैं हमें उतना ही फोर्स वहां मिले। अगर फोर्स कम मिला तो हम बोलेंगे ये इतना इफेक्टिव मेथड नहीं है। इनएक्सटेंसिबल, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, इनएक्सटेंसिबल, जिसमें बात की कि जितना इस एंड को शिफ्ट करें उतना ही दूसरा एंड शिफ्ट होना चाहिए। द पुल्ड ऑब्जेक्ट मस्ट शिफ्ट बाय द सेम अमाउंट एज द एंड बीइंग पुल्ड। ऐसा होने के लिए रस्सी की लेंथ कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब उसका एक्सटेंशन नेग्लिजिबल होना चाहिए। उस नेग्लिजिबल एक्सटेंशन को ही हम इनएक्सटेंसिबल बोल देते हैं। फॉर दिस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग must be a constant irrespective of the forces applied, that is the string must be inextensible। हम उस पर कितना ही फोर्स लगाएं उसमें एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए ऐसा हम बोलते हैं, बट एक्चुअली जो एक्सटेंशन तो होगा नहीं तो फोर्स डेवलप नहीं होगा, और वो एक्सटेंशन जो होता है वो रस्सी के लेंथ के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल होना चाहिए, उसको नेग्लेक्ट कर दे, अननोटिसेबल। ए स्ट्रिंग कैन नॉट बी परफेक्टली इनएक्सटेंसिबल। इन एक्चुअल प्रैक्टिस extensions produced in the string must be negligible as compared to the length of the string। जो बात अभी हमने कही, तो ये समरी क्या है, जब स्ट्रिंग पर फोर्स लगाएंगे तो उसमें एक्सटेंशन तो होगा, होना जरूरी है, लेकिन वो आइडियल स्ट्रिंग के लिए वो एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, नेग्लिजिबल। तो उसको हम जीरो मान लेंगे और इसी कई बार बोलते हैं कि स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, मासलेस। The applied force must be transmitted undiminished to the other end। like एक एंड पे हम जो फोर्स लगाएं वो उतना का उतना ही दूसरे फोर्स एंड पर अप्लाई अवेलेबल हो जाए, उससे उसका अमाउंट कम नहीं होना चाहिए। उसके लिए स्ट्रिंग का मासलेस होना जरूरी है। फॉर दिस द स्ट्रिंग मस्ट बी मासलेस। इस बात को एक सिंपल एग्जांपल से अभी समझ सकते हैं, वो ये, मान लो आपको एक लोड एक बॉक्स है 20 kg का, वो एक नीचे है, आप छत पे हैं और उसको खींचना है ऊपर की ओर रस्सी से बांध के। अब मान लें हम रस्सी बहुत मजबूत ले लें और वो रस्सी ही 50 किलो की है, तो बॉक्स तो ऊपर आ जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या काम करेंगे, हम रस्सी हल्की लेंगे और उसमें स्ट्रेंथ इतनी है कि उस बॉक्स को पुल कर लें। नहीं तो क्या होगा, आपको बॉक्स का वेट और रस्सी के वेट के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि कम से कम फोर्स लगाएं, बॉक्स को पुल कर लें, तो रस्सी का फोर्स या रस्सी का वेट क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। और इसी को हम बोलते हैं रस्सी का वेट जो लोड उससे पुल किया जा रहा है उसके कंपेरिजन में नेग्लिजिबल होना चाहिए, और नेग्लिजिबल मींस उसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो उसका मास जीरो ले लेंगे, इसी को हम बोलते हैं मासलेस। बट आइडियली हम देखा जाए तो हम रस्सी को मासलेस मान लेंगे, मतलब उसका मास नेग्लेक्ट करेंगे। A material object cannot be massless, so a string। In actual practice, mass of the string must be negligible as compared to the mass of the object being pulled। ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। जनरली हम पढ़ लेते हैं कि रस्सी मासलेस होनी चाहिए, बट मासलेस तो हो नहीं सकती ना, क्योंकि कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट मासलेस नहीं हो सकता। यहां एक्चुअल कंडीशन क्या है कि जो रस्सी हम किसी ऑब्जेक्ट को पुल करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो रस्सी का मास पुल्ड ऑब्जेक्ट के मास के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होना चाहिए। क्वेश्चन 2, अब जो पिछली सिचुएशन हमने ली थी उसमें हम
कुछ और बातें उठाते हैं। इफ द फोर्स अप्लाइड बाय द हैंड इज एफ, शो मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द फोर्सेस कंसिडर्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन और सेटअप। सेटअप हमने वही लिया जो पिछले क्वेश्चन में लिया था, ये सारी फोर्सेस हैं। अब क्या कह दिया, जो हैंड से फोर्स लगा वो एफ है। अब हमें बाकी इस फोर्स की वैल्यू पता करनी है। क्या आंसर होंगे? अब देखिए, हमने ये फोर्स लगाया एफ, और यहां जो फोर्स अप्लाई है टी इज इक्वल टू एफ, वाई टी इज इक्वल टू एफ, दिस टेंसाइल फोर्स को हम टी से डिनोट किया। टी एफ के इक्वल हुआ बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। अब रस्सी आइडियल से क्या होगा, जितना फोर्स हम यहां लगाएंगे उतना फोर्स यहां अवेलेबल हो जाएगा, तो यहां जो टेंशन डेवलप होगी वो भी क्या होगी, टी इज इक्वल टू एफ। ये स्ट्रिंग आइडियल होने की वजह से हुआ। एंड एफ आइडियल मतलब मासलेस होने की वजह से। आइडियल की दो प्रॉपर्टी, इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस। अब देखिए, इनएक्सटेंसिबल तो हम कंसिडर कर ही रहे हैं, क्योंकि ये फोर्स लगाने के बाद भी स्ट्रिंग की लेंथ जितनी यहां थी हमने उतना ही वहां लिया, तभी तो इसको इफेक्टिव पुल कर पाएगी। तो ये आइडियल स्ट्रिंग का जो मेन प्रॉपर्टी क्या थी, एक एंड पे जितना फोर्स लगाएंगे दूसरे एंड पर उतना ही फोर्स अवेलेबल हो जाएगा। अब क्या यहां नोट करने वाली बात है, a string must be assumed ideal until it is not specified to be a non-ideal one, that is having mass or being extensible or both। नॉन आइडियल स्ट्रिंग होने के लिए क्या है, या तो उसमें मास आ जाए या वो एक्सटेंसिबल हो जाए या दोनों हो। कोई भी क्वेश्चन में हमें स्ट्रिंग, रोप या चैन के बारे में कहा है, जब तक ये ना मेंशन हो कि वो नॉन आइडियल है, उसका मास नहीं दिया हो या उसमें एक्सटेंशन होगा ये नहीं कहा हो या दोनों ही नहीं दिए हों, केवल स्ट्रिंग, सिंपली स्ट्रिंग, चैन या रोप लिख दिया गया है, तो हम उसको आइडियल ही अज्यूम करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट बात है सारे क्वेश्चंस के लिए। तो कई बार क्वेश्चंस में आइडियल स्ट्रिंग लिखा होगा, बट नॉर्मली आइडियल स्ट्रिंग नहीं लिखा जाता। अब उस क्वेश्चन में आइडियल स्ट्रिंग नहीं लिखा है, लेकिन ये कहीं मेंशन नहीं कि उसका मास है या एक्सटेंसिबल है, तो हम उसको क्या ले लेंगे, आइडियल। ये आपको सारे क्वेश्चंस में ध्यान रखना है। अब स्ट्रिंग फोर्स के बाद हम फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन की बात करें। फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट व्हेन प्रेस ईच अदर अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर, दीज फोर्सेस कंस्टिट्यूट ए एक्शन रिएक्शन पेयर। दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में हो और एक दूसरे को प्रेस करें तो वो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगी, और ये इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में और अपोजिट डायरेक्शन में, और ये कांटेक्ट इंटरेक्शन से पैदा हो रहे हैं, तो इसलिए हम इनको बोलेंगे एक्शन रिएक्शन पेयर। अब क्या होगा, इफ सरफेसेस ऑफ द बॉडीज इन कांटेक्ट आर फ्रिक्शनलेस, द कांटेक्ट फोर्सेस एक्ट अलोंग नॉर्मल टू द सरफेसेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड आर नोन एज फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन और सिंपली नॉर्मल रिएक्शन। अगर बॉडीज के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये जो कांटेक्ट फोर्स होगी वो हमेशा सरफेस के नॉर्मल के अलोंग लगेगी, और इसी को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन या सिंपली नॉर्मल रिएक्शन। इफ सरफेसेस ऑफ द बॉडीज आर नॉट फ्रिक्शनलेस, इन एडिशन टू द नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑल्सो एक्ट। अगर बॉडीज के बीच में फ्रिक्शन होगा तो नॉर्मल रिएक्शन के साथ फ्रिक्शनल फोर्सेस और होंगी। तो बात साफ है, अगर बॉडीज के बीच में जो कांटेक्ट है, एक दूसरे को प्रेस कर रही हैं, उनके बीच में फ्रिक्शन नहीं है, तो जो उनकी रिएक्शन फोर्स एक दूसरे पर होंगी वो नॉर्मल के अलॉन्ग होंगी, और वो क्या होगा, उसी फोर्स को बोलेंगे फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन के केस में भी नॉर्मल रिएक्शन होगा, लेकिन उसके साथ फ्रिक्शन एडिशनल फोर्स आ जाएगा। इन द फॉलोइंग फिगर, फोर्सेस ऑफ नॉर्मल रिएक्शंस इन सम कॉमन सिचुएशंस आर शोन। अब कुछ कॉमन सिचुएशन में हम नॉर्मल रिएक्शन की फोर्सेस कैसे एक्ट होंगी उनको शो करते हैं, जहां हम मान लेंगे कि बॉडीज के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, केवल नॉर्मल रिएक्शन है कॉन्टेक्ट पॉइंट्स पर। ब्लॉक ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर, एक हमने ब्लॉक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखा, ऐसे देखिए ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर है और ये ब्लॉक है। ब्लॉक को रखा तो ये अपने वेट के कारण हॉरिजॉन्टल फोर्स को दबाएगा, और ये हॉरिजॉन्टल फोर्स इस ब्लॉक को ऊपर की ओर फोर्स लगाएगी, दैट वे। अब देखिए ये जो फोर्स है, ये एन, इसको एन से डिनोट किया, ये है फ्रॉम फ्लोर ऑन द फोर्स, ये ब्लॉक, और ये जो एन है ये फ्रॉम ब्लॉक ऑन द फ्लोर।
तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर हुए। सिमिलरली ड्यू टू फ्लोर ऑन द ब्लॉक ये फोर्स, एंड नेक्स्ट फोर्स क्या हुआ, ड्यू टू ब्लॉक ऑन द फ्लोर। ठीक इसी तरह से हम एक बॉल अगर हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर रखें तो यहां क्लियर है ये ब्लॉक जो था उसमें एक बड़ी सरफेस कांटेक्ट में थी, लेकिन अगर एक स्फीयर रखा, एक बॉल रखे फ्लोर पे, तो एक पॉइंट कांटेक्ट बनेगा, तो भी यहां पे नॉर्मल डिफाइंड है। अब देखिए यहां जो फोर्सेस एज इट इज आएंगी, ये क्या है फोर्स ड्यू टू फ्लोर ऑन द बॉल, एंड ये क्या है ड्यू टू बॉल ऑन द फ्लोर। तो ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर हुए। अब सिचुएशन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करें। लेट अस सी ए ब्लॉक ऑन ए कॉर्नर। हमने एक कॉर्नर पे ये वॉल है और ये इसके बीच में इस तरह से ब्लॉक टिका दिया। तो ये आप फील कर सकते हैं कि अगर ये वॉल नहीं होती तो ब्लॉक घूम के गिर जाता, मतलब ये वॉल इस ब्लॉक को इधर पुश कर रही है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन यहां आएगी। ऐसे ही ये अपने वेट के कारण यहां से फ्लोर को दबा रहा होगा, तो एक नॉर्मल रिएक्शन यहां आएगी। तो एक को N1 बोल दें, एक को N2 बोल दें। यहां की नॉर्मल रिएक्शन को हमने N1 बोल दिया। तो ये जो N1 है ये ड्यू टू वॉल ऑन द ब्लॉक है, और ये वाला N1 ड्यू टू ब्लॉक ऑन द वॉल है। ऐसे N2, ये वाला N2 ड्यू टू फ्लोर ऑन द ब्लॉक है, और ये वाला N2 ड्यू टू ब्लॉक ऑन द फ्लोर है। So you can say due to wall on the block, then due to block on the wall, and again this is due to floor on the block, and this is due to block on the floor. तो ये कुछ सिचुएशंस में हमने नॉर्मल रिएक्शन कैसे दिखाई, ये हुआ। अब देखिए क्या होगा कि ये बहुत ही सिंपल एस्पेक्ट हैं, लेकिन जब आप बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो यही छोटी छोटी सिचुएशंस काम में आएंगी और यही डिसीजन लेने होंगे आपको। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो इन सिचुएशंस को अभी अच्छे से सीख लें और जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो वहां इनको आप खुद सोच के लगा पाए, या इनको यहां इतना ध्यान न दें, बड़ा लाइटली सीखें आप, और फिर बहुत सारे क्वेश्चन करते हुए गलतियां करते हुए इन्हीं बातों को सीखें। ज्यादा एडवाइजेबल ये होगा कि इन सिचुएशंस को अभी ध्यान सीखें, जिससे जब भी इनकी जरूरत पड़े आप इनको यूज कर सकें। मतलब मैं चाहता हूं, या एक्चुअल तरीका तो यह है कि अगर आप इन चीजों को प्रॉपरली सीख रहे हैं तो न्यूटन्स लॉ की जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन is created due to negligible deformation in the contacting surfaces। यहां भी नॉर्मल रिएक्शन जब क्रिएट होगा तो जहां भी कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा वहां पे थोड़ा सा अननोटिसेबल डिफॉर्मेशन होगा, और उस डिफॉर्मेशन को हम नेग्लेक्ट कर दिया करेंगे। पुली, अब जब डिवाइसेस की बात हुई तो हम एक पहली डिवाइस जो इंपॉर्टेंट है वो पुली। तो पुली नाम आप सब जानते होंगे। अब ये पुली का स्ट्रक्चर कैसा होता है? A pulley consists of a wheel free to rotate about an axle that is attached to a clamp। ये इस तरह से डायग्राम पुली का है। अब देखिए ये व्हील है, ये एक्सेल, ये व्हील के अंदर एक होल होता है, उसमें से एक्सेल पास है, और इस एक्सेल के अबाउट ये व्हील रोटेट करेगा, और ये एक्सेल क्या है, ये क्लैंप पर फिक्स्ड है, अटैच्ड है। तो ये पुली का स्ट्रक्चर हुआ। तो पुली के तीन पार्ट हुए बेसिकली, व्हील, एक्सेल और क्लैंप। एक्सेल जो है ये क्लैंप से अटैच्ड होता है, या कई बार ये एक्सेल व्हील से अटैच्ड होगा और केवल होल से पास हो रहा होगा। वॉट एवर द केसेस, वो केस आपके सामने बहुत सिंपल होगा। तो ये पुली का स्ट्रक्चर हुआ। अब ये पुली के ऊपर से रोप पास होती है, और रोप से हम फोर्स इधर से उधर अप्लाई करते हैं। The wheel rotates about an axle that may be a part of the clamp or of the wheel। जो अभी मैंने कहा कि ये एक्सेल या तो इस पुली से अटैच्ड होगा और यहां से होल से पास हो रहा होगा और क्लैंप में घूम सकेगा, या ये क्लैंप पे फिक्स होगा और इस एक्सेल को ये पुली व्हील में होल होगा और होल में से एक्सेल पास हो रहा होगा। दोनों में से कोई से भी केस हो सकता है, बट ये एक इंजीनियरिंग एस्पेक्ट है, इस पर हमें इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं। बट अगर आप इतना आसानी से इतना डेप्थ में समझते हैं तो एडवांटेजेस होगा। ए पुली इज यूज्ड टू चेंज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब पुली फोर्स की डायरेक्शन चेंज करने काम आती है और इसका कोई और पर्पस नहीं है। हाँ, सिस्टम ऑफ पुलिस, जब एक से ज्यादा पुलिस यूज करके हम फोर्स का मैग्नीट्यूड कम ज्यादा कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ पुलिस। बट एक पुलिस से केवल फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी। कैसे? इसके ऊपर से रोप पास होती है। एन आइडियल पुली मस्ट चेंज डायरेक्शन ऑफ फोर्स अनडिमिनिश्ड। मतलब एक पुली में जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज होना चाहिए अनडिमिनिश्ड, मतलब
फोर्स का मैग्नीट्यूड कम नहीं होना चाहिए। तो ये रोप है। अब रोप को मान लो इधर खींचा तो रोप में यहां जितनी टेंशन होगी उसके दूसरी तरफ उतनी ही टेंशन होनी चाहिए। अगर ये दोनों टेंशन डिफर कर गई तो हम बोलेंगे ये आइडियल पुली नहीं है। मतलब अप्लाइड फोर्स से इधर वाला फोर्स कम हो गया तो अप्लाइड मतलब हम फोर्स की डायरेक्शन चेंज होने के साथ फोर्स डिमिनिश हो गया। इस एंड से उस एंड तरफ फोर्स अनडिमिनिश ट्रांसफर होना चाहिए। ये आइडियल पुली की रिक्वायरमेंट है। और इसके लिए आइडियल पुली में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उनको देखेंगे। An ideal pulley must have the following characteristics. What they are? Massless. जनरली आप मैंने देखा है बुक्स में पुली मस्ट बी मासलेस, लेकिन पुली में 3 पार्ट हैं, व्हील, एक्सेल और क्लैंप। क्या ये सारे मासलेस होने चाहिए या इनमें से कोई मास हो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा? लेट अस सी व्हाट द कंडीशंस आर फॉर ए फिक्स्ड पुलीज। और फॉर फिक्स्ड पुलीज द व्हील मस्ट बी मासलेस। अगर पुली फिक्स है, ये यहां से हमने फिक्स कर रखा है कहीं पर, तो केवल व्हील मासलेस होना चाहिए। नाउ सी हाउ। ये सेटअप लिया इसमें। अब देखिए इस सेटअप में आपके पास 4 पुलियां दिखाई दे रही, ए बी सी और डी। इसमें ए और बी पुली फिक्स्ड है, मतलब फिक्स पुली का मतलब होता है क्लैम फिक्स्ड है। पुली का ट्रांसलेशन मोशन, पुली कहीं से कहीं जा नहीं सकती, बस व्हील रोटेट कर सकता है। और सी और डी मूविंग पुली है। तो इन फिक्स पुली में केवल व्हील मासलेस होगा तो हमारा काम चल जाएगा। तो ध्यान रखें कि पुली को आइडियल होने के लिए अगर उसका क्लैंप फिक्स्ड है तो व्हील मासलेस होना चाहिए। केवल व्हील मासलेस होगा तो पुली आइडियल होगी, उसके दोनों तरफ फोर्सेस सेम होंगे। इन केस ऑफ फिक्स्ड पुलिस एज ए एंड बी ओनली द व्हील मस्ट बी मासलेस। सी हियर, जो हमने बात डिस्कस की। नाउ लेट्स सी इन केस ऑफ मूविंग पुली और मूवेबल पुली जैसे सी और डी है, द एंटायर पुली मस्ट बी मासलेस। एक्चुअली इट्स मास मस्ट बी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द लोड ऑन द पुली। एक्चुअली ये जो मूवेबल पुली है तो ये पुली व्हील और एक्सेल और क्लैंप पूरा का पूरा सिस्टम ही मासलेस होना चाहिए। अब ये कैसा होना चाहिए? मासलेस नहीं, एक्चुअली ये जो लोड पुल कर रही है उस लोड के कंपैरिजन में इनका मास नेग्लिजिबल होना चाहिए। तो अगर मैं पुली डी की बात करूं तो डी में अगर इस क्लैंप का मास, देखो व्हील का मास, तो व्हील तो मासलेस होना चाहिए और क्लैंप भी मासलेस होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये कि क्लैंप और व्हील दोनों का मास अगर इस लोड के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा तो हम इसको आइडियल ट्रीट कर लेंगे। यहां स्ट्रिक्टली मासलेस होना जरूरी नहीं है, बट यहां पे देखें इस पुली में इस पे कोई लोड कनेक्ट, मान लीजिए हम कैसे इस पे ये और ये लोड कनेक्ट, बेसिकली इसमें ये टेंशन टी और टी है, ठीक है, और ये टेंशन टी है, यहाँ पे कोई और टेंशन होगी तो यहाँ पे इसका मासलेस होना मतलब ये जो लोड इस पे कनेक्टेड, ये वाला लोड और यहाँ जो लोड आ रहा है, इसके कंपैरिजन में पुली का वेट क्या होना चाहिए? नेग्लिजिबल। या इन सारे केस में हम समराइज कर लें कि मूवेबल पुली में सेफ्टी के लिए हम मान लें मासलेस होनी चाहिए, बट मासलेस होने का मतलब क्या है? उस पुली का मास उस पर जो लोड कनेक्टेड है उस लोड के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होना चाहिए। इन केस ऑफ मूवेबल पुलिस एस सी एंड डी, तो यहाँ पे सी और डी दोनों मूवेबल पुली है। तो मासलेस वाली कंडीशन हमें क्लियर हो गई। मतलब है फिक्स पुली में केवल व्हील मासलेस होना चाहिए और मूवेबल पुली मतलब फिक्स पुली का मतलब केवल क्लैंप फिक्स होगा, व्हील तो रोटेट कर सकता है, और मूवेबल पुली का मतलब पुली का ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है, पुली यहां से वहां जा रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। उस केस में पुली पूरी की पूरी मासलेस होनी चाहिए, मतलब पूरी पुली का मास उस पर जो लोड कनेक्टेड है उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है इसकी फ्रिक्शनलेस। अब फ्रिक्शन पुली में 2 जगह हो सकता है, अगर ध्यान से देखें। एक तो यहां एक्सेल पे रोटेशन होगा तो वहां एक पार्ट दूसरे पार्ट पे स्लिप करेगा, और दूसरा रस्सी और व्हील के बीच में यहां। क्या आइडियल पुली के लिए दोनों जगह का फ्रिक्शन 0 होना चाहिए, केवल एक जगह का? अब ये बहुत सिंपल एस्पेक्ट है। देयर मस्ट बी नो फ्रिक्शन बिटवीन द एक्सल एंड द व्हील, बट बिटवीन द रोप एंड द व्हील द फ्रिक्शन, और देयर मस्ट बी सफिशिएंट फ्रिक्शन टू प्रिवेंट रोप फ्रॉम स्लिपिंग ऑन द व्हील। इस बात पे ध्यान दें, केवल एक्सल का फ्रिक्शन 0 होना चाहिए। रोप और पुली व्हील के बीच में फ्रिक्शन इतना होना चाहिए कि वहां स्लिपिंग ना हो।
और वहां स्लिपिंग हो गई तो व्हील लगाने का पर्पस क्या हुआ? तो इस जगह पर फ्रिक्शन क्या है? सफिशिएंट टू प्रिवेंट स्लिपिंग, और यहां फ्रिक्शन नेग्लिजिबल और जीरो। ये आइडियल पुली की प्रॉपर्टीज है। तो ये आइडियल पुली के बारे में हमने सीखा। अब इसमें देखो क्या है, बड़ा क्रूडली ये मान लेना कि फॉर आइडियल पुली इट मस्ट बी मासलेस, इट मस्ट बी फ्रिक्शनलेस, ये आइडिया एक्चुअली सही नहीं है। सही बात तो ये थी कि मासलेस मतलब कब कौन सा हिस्सा मासलेस होना चाहिए वो, या कहाँ फ्रिक्शन होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए वो चीजें। लेकिन अगर पहली कंडीशन मान लें पूरी पुली मासलेस, पूरी पुली फ्रिक्शनलेस, तो भी आपकी न्यूटन्स लॉ की मैथमेटिकल इक्वेशन सेम बनेगी। लेकिन कहीं व्हील के रोटेशन की बात आ गई तो आप वहां गलतियां करेंगे। तो जो एग्जैक्ट कंडीशन है हम उसकी बात करें। तो ये हमने पुली के बारे में डिस्कस किया। अब अगली बात डिस्कस करते हैं नेसेसिटी ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम वर्ड आपने पढ़ा हुआ है, इसकी जरूरत क्या है फ्री बॉडी डायग्राम की? लेट अस सी। A force is a two-body interaction. Therefore, in every situation where forces are involved, there must be two or more bodies. मतलब आप देखिए एक फंडामेंटल नेचर का फैक्ट है कि फोर्स, या जिसको हम फोर्स जब भी बोलेंगे तो हमारा मतलब होगा रियल या फिजिकल फोर्स से। और जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में जिस फोर्स की बात कही गई है, फोर्स जहां भी एग्जिस्ट होगा वो टू बॉडी इंटरेक्शंस होगा, मतलब दो बॉडीज का होना जरूरी है। सो देयरफॉर इन एवरी सिचुएशन वेयर फोर्सेस आर इन्वॉल्व्ड, हो सकता है एक फोर्स हो या हो सकता है कई सारी फोर्स हो, तो हर फोर्स के लिए दो बॉडी, मान लो दो फोर्स है तो चार बॉडीज होनी चाहिए, या हो सकता है तीन बॉडीज होनी चाहिए, मतलब एक ही बॉडी पे दो फोर्स लग रही है। तो जहां फोर्सेस इन्वॉल्व हैं वहां टू और मोर बॉडीज का होना जरूरी है। अगर एक सिंगल फोर्स है तो केवल दो बॉडीज, एक से ज्यादा फोर्सेस हैं तो दो से ज्यादा बॉडीज होंगी। फॉर क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी ऑफ ए बॉडी वी हैव टू यूज न्यूटन्स सेकंड लॉ। मोशन के क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन के लिए हम न्यूटन्स सेकंड लॉ यूज करेंगे। एंड व्हाट दैट लॉ सजेस्ट? फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन ऑन ए बॉडी। तो ये लॉ केवल एक बॉडी पे अप्लाई हो सकता है। Therefore, to analyze a given problem, we have to consider each of the bodies separately one by one. Otherwise, आप न्यूटन्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। In principle, न्यूटन्स लॉ is defined for a single object, single body. तो आप अगर किसी सेटअप में एक से ज्यादा बॉडीज हैं तो आपको उनको वन बाई वन कंसिडर करना पड़ेगा, और वन बाई वन ही न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। अब जब सेटअप में किसी एक बॉडी को हमने अलग से कंसिडर किया तो एक बात आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, उस सेटअप या सिस्टम में जो फोर्सेस बॉडी पे लग रही थी, जब न्यूटन्स लॉ के लिए उसको अलग से कंसिडर कर रहे हो तो वही फोर्सेस लगनी चाहिए, और उन्हीं फोर्सेस को हम एक अलग से डायग्राम में दिखाते हैं, और इसी डायग्राम को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। लेट अस सी हाउ द न्यूटन्स लॉ वी अप्लाई। This idea leads us to the concept of free body diagram. How this? Say this is Newton's second law. Summation F mass net force acting on a body is equal to ma. अब ये हम कहां से ऑब्जर्व करेंगे? इसको लिखने के लिए हमें सेटअप में जो बॉडी है उसको अलग करना पड़ेगा। मान लो हमने ये बॉडी ली और उसमें बहुत सारे फोर्सेस एक्ट करते, मान ली F1, F2, Fi, Fn, बहुत सारे फोर्सेस। अब इनका सम क्या होगा? ये इज इक्वल टू ma. That is what pictorial representation of this equation. अब ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को ही बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। एंड ये जो डायग्राम है जिसमें बॉडी और मास इनटू एक्सेलरेशन शो कर दिया है, इसको हम बोलते हैं काइनेटिक डायग्राम, केडी, और फ्री बॉडी डायग्राम एफबीडी। तो अब यहां से फ्री बॉडी डायग्राम आप बोल सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है और फ्री बॉडी डायग्राम की कितनी जरूरत है। बिना फ्री बॉडी डायग्राम के आप न्यूटन्स लॉ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एक बात यहां आपको सोचनी पड़ेगी, वो ये कि न्यूटन्स लॉ में आपको इक्वेशन जो ये वाली है, ये इक्वेशन आप तभी लिख पाएंगे, इसमें वैल्यूज तभी पुट कर पाएंगे जब आपके पास ये डायग्राम हो। तो पहले आपको ये डायग्राम बनाना होगा, उसके बाद ये इक्वेशन में आप सारी फोर्सेस की वैल्यू रखेंगे, फिर यहां से मास टाइम एक्सेलरेशन की वैल्यू रखेंगे, और जो भी एक अननोन क्वांटिटी होगी उसको फाइंड कर लेंगे।
तो यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम पहले बनाना जरूरी होगा, और फ्री बॉडी डायग्राम में जरा सी गलती आपके आंसर को गलत ले आएगी। इसलिए फ्री बॉडी डायग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको बहुत सिंसियरली समझें। सो हाउ वी कैन डिफाइन एफबीडी, यहां से आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो मतलब ये हुआ कि जिस बॉडी पे हमें न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना है। क्यों न्यूटन्स लॉ हम एक सिंगल बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं, तो उस बॉडी को हम सेटअप से, अगर सिंगल है तो कोई बात ही नहीं, अगर किसी सेटअप का पार्ट है उसमें एक से ज्यादा बॉडीज हैं तो उसको हम सेटअप से अलग अज्यूम कर लेंगे और उस पर उन सारी फोर्सेस को शो कर देंगे एज ए वेक्टर जो उस सेटअप में एक्चुअली लग रही थी। तो जो डायग्राम मिलेगा उसी को बोलेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। A free body diagram is a pictorial representation in which the body under study is assumed free from rest of the system. Then it is drawn in its actual shape and orientation, showing all the forces acting on it. हम बॉडी को एग्जैक्टली वहां से ड्रॉ कर लेंगे और जैसे उसकी शेप है, जैसा ओरिएंटेशन है, उसे रख लेंगे और फिर उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस को हम शो कर देंगे और ये जो डायग्राम मिला उसको बोलेंगे एफबीडी। अब देखिए ये डायग्राम एक प्रोसेस है, मतलब जिसको हम करेंगे। तो इस प्रोसेस को अगर हम कुछ स्टेप्स में डिफाइन कर लें, डिवाइड कर लें, तो गलतियां नहीं होंगी। जनरली एफबीडी बनाते वक्त कोई ना कोई फोर्स अक्सर गलत हो जाती है या कोई ना कोई फोर्स छूट जाती है। अब ऐसा न हो उसके लिए अगर हम कुछ स्टेप बाय स्टेप काम करें, तो मालूम है पहले ये स्टेप करनी है, फिर ये स्टेप करनी है, फिर ये स्टेप करनी है, तो अगर स्टेप्स फॉलो करेंगे तो कोई बात छूटेगी नहीं। बट ये स्टेप्स इनिशियल लेवल के लिए थोड़े टाइम बाद, हो सकता है एक दो दिन में ही, एक दो क्लास में ही आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम में, उन स्टेप्स को आपको ध्यान ही नहीं रहेंगी, वो बिना सोचे अपने आप फॉलो होती जाएंगी। फर्स्ट स्टेप, सेपरेट द बॉडी अंडर कंसिडरेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सिस्टम एंड ड्रॉ इट सेपरेटली इन एक्चुअल शेप एंड ओरिएंटेशन। अब देखो एक्चुअल शेप एंड ओरिएंटेशन में ड्रॉ करना वैसे तो मैथमेटिकली जरूरी नहीं है, बट अगर आप ऐसा करेंगे तो आप फिजिक्स में जो सेटअप में हो रहा है उसको ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। और वैसे भी इन एक्चुअल शेप एंड ओरिएंटेशन में ड्रॉ करने की जरूरत हमको न्यूटन्स लॉ में पड़ेगी, वहां तो यही करना होगा। तो आगे जैसा एफबीडी हमको ड्रॉ करना है, हम अभी से वैसी ही प्रैक्टिस डालें। सेकेंड, शो ऑल द फोर्सेस वेदर नोन और अननोन एक्टिंग ऑन द बॉडी at their respective points of application। मतलब जो भी फोर्सेस हैं, चाहे नोन है चाहे अननोन है, उन सबको जिस जिस पॉइंट पे लग रहे हैं उसी पॉइंट पे शो कर दें। ये दो स्टेप फॉलो करेंगे आपका एफबीडी बन जाएगा। अब देखिए ये जो स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिया है वो हिसाब से लिए कि रोटेशन में जाने के बाद भी आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के तरीके में कोई चेंज नहीं करना होगा। यहां ध्यान देने वाली बात है, फॉर द पर्पज काउंट एवरी कॉन्टैक्ट वेयर वी सेपरेट द बॉडी अंडर स्टडी from other bodies. At every such contact point, there must be a contact force. After showing all the contact forces, show all the field forces. मतलब ये जो प्रोसीजर उसमें हमने एक सीक्वेंस बना लिया, पहले सारी कॉन्टैक्ट फोर्सेस शो करें। एक्चुअली कॉन्टैक्ट फोर्सेस में कोई फोर्स हम भूल जाते हैं, उसको काउंट करने का तरीका है, आपने बॉडी को सेटअप से अलग किया तो जहां जहां उसके दूसरे बॉडी से कॉन्टैक्ट छूटे उस हर कॉन्टैक्ट पॉइंट पर एक कॉन्टैक्ट फोर्स हो सकता है, जरूरी नहीं हो सकता है, लेकिन हम कॉन्टैक्ट फोर्स शो करेंगे। अगर उसकी वैल्यू जीरो आनी है तो कैलकुलेशन में अपने आप जीरो आ जाएगी। जब न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे वो अपने आप जीरो आ जाएगा, उसको पहले से जीरो ना माने, या हो सकता है कभी कह दिया हो कि वो फोर्स जीरो है तो उसको जीरो लेंगे। ये एफबीडी बनाने का तरीका है। तो अब एफबीडी बनाते वक्त आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करें और साथ में ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, count every contact point and for every contact point there may be a contact force। सारी contact force शो करने के बाद आप field force शो करें। अभी 11th क्लास में एक हमारे पास सिंपलिसिटी है, वो ये कि field force के नाम पर हमें केवल ग्रेविटी शो करना है। when we study electrostatics in 12th class तो इलेक्ट्रिक फोर्सेज और आ जाएंगी एंड मैटिक फील्ड के बाद मैटिक फोर्सेज और आ जाएंगी, तब उन फील्ड फोर्सेज को भी काउंट करेंगे। बट अभी हमें केवल ग्रेविटी, केवल एक ग्रेविटी का फोर्स, अभी हम बोल दें ग्रेविटी का फोर्स वेट। वेट के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि वेट एक्चुअली क्या होता है, बट अभी वेट का मतलब जो लिटरल मीनिंग है, जो कॉमन यूजेस का मीनिंग है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो मान लेंगे। तो इसको हम सबसे बाद में शो कर लें। अब कुछ इंपॉर्टेंट सिचुएशन में
फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे और क्या फ्री बॉडी डायग्राम होगा वो हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 1, denoting weight of the body by W, draw FBD in the following cases। ये केसेस क्या हैं जो हमने वहां लिए थे। अब देखिए ये केसेस हमने पहले लिए थे नॉर्मल रिएक्शन शो करने के लिए, अब हमें एफबीडी ड्रॉ करने हैं। तो पहला केस, ब्लॉक ऑन द फ्लोर, जैसे ये ब्लॉक ऑन द फ्लोर। अब इसमें हमें ब्लॉक का एफबीडी ड्रॉ करना है, तो ब्लॉक को हमने सेपरेटली ड्रॉ कर दिया ये। अब उस पर फोर्सेस कौन शो करनी, पहले कॉन्टैक्ट फोर्स। तो हमने कहां से कॉन्टैक्ट काउंट ब्रेक किया, फ्लोर से। तो यहां पे नॉर्मल एक्शन मतलब ये नॉर्मल एक्शन इधर ऊपर की ओर लगेगी, ये नॉर्मल एक्शन मतलब जहां नॉर्मल एक्शन रही हमने उसी पॉइंट पे शो कर दिया। अब वेट हमने शो किया से दिस वेट को अभी हम मान लेंगे हर बॉडी का वेट उसके सेंटर मास पे लगता हुआ। एक्चुअली वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगता है। सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या डिफरेंस होता है दैट विल डिस्कस लेटर ऑन इन रोटेशनल मोशन, अभी उसको नहीं डिस्कस कर पाएंगे। बट अभी इस फैक्ट को हम ग्रांटेड मान लें कि वेयर वी अप्लाई वेट एट द मास सेंटर, तो ये नीचे क्यों लगेगा इस तरह से। अब देखिए ये आपको थोड़ा सा अटपट लग रहा होगा कि आप सोचेंगे नहीं ये वेट तो यहां होना चाहिए। एक्चुअली ये वेट इस सेंटर मास को नीचे क्यों ले जा रहा है, तो इसको कहीं भी शो कर दें। ऐसे इस पर या तो ऊपर से पुश करता हो शो कर दें या नीचे ऐसे पुल करता हो, लेकिन अगर नीचे शो करेंगे तो ये दोनों लाइनें आपस में टच करेंगी और वो डायग्राम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए हमने ऐसा शो कर दिया। या जो बात कर रहा हूं उसको इस तरह शो कर सकते हैं लाइक दैट। और हमने क्या किया, ये सीधा नॉर्मल एक्शन में यहां शो कर दी और वेट हमने यहां नीचे की शो कर दिया। नॉर्मली यू विल फाइंड सच काइंड ऑफ एबीडी इन बुक एंड ये एबीडी भी गलत नहीं है, बट ये फ्री बॉडी डायग्राम एबीडी एक्चुअल सिचुएशन के ज्यादा करीब है। नॉर्मल डायरेक्शन जहां लग रहा है वहीं शो किया। रोटेशन में आपको ऐसा एबीडी बनाना पड़ेगा कि इस एबीडी से रोटेशन गलत हो जाए, क्योंकि अभी हमने देखा था रोटेशन मोशन में लास्ट लेक्चर में वो कि फोर्स को कहां लगाते हैं वो डिसाइड करता है हाउ द बॉडी विल रोटेट। तो रोटेशनल मोशन जब स्टडी करेंगे तो फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर हम रोटेशन तक इस बात को ना ध्यान दें, ऐसा एबीडी बनाते चलें, तो 2-3 चैप्टर न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, सेंटर मास, इंपल्स मोमेंटम, इतना करते करते हम एबीडी हमारी हैबिट बन जाएगी कि हर फोर्स को सेंटर पे शो करना। अब रोटेशन चैप्टर आया और वहां अचानक आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, हर फोर्स का अपना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तो वहां बार बार गलतियां होंगी। तो मैं आप सजेस्ट करूंगा कि जो एक्चुअल वे है हम वही फॉलो करें। यू कैन फॉलो दिस वे, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट रोटेशन में आपको वापस इस पे आना पड़ेगा। तो क्यों ना अभी से यही वे फॉलो कर लें। एंड व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम हियर, अब देखिए इस फोर्स को हमने यहां से यहां लगा दिया और डब्ल्यू को यहां से यहां कर दिया, मतलब दोनों फोर्स को शिफ्ट कर रहे हैं। और लेकिन कहां शिफ्ट कर रहे हैं, इनकी लाइन ऑफ एक्शन पर। क्या एन की लाइन ऑफ एक्शन ऐसा हुआ, हम उस लाइन ऑफ एक्शन पे इसको यहां से यहां ले आए। डब्ल्यू का लाइन ऑफ एक्शन ये हुआ, उसकी लाइन ऑफ एक्शन पे हम इसको यहां से यहां ले आए। तो हमने तो आइडिया क्या हुआ, किसी भी फोर्स को उसकी लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी नोट इट हियर। वेट इज अज्यूम्ड टू एक्ट एट द मास सेंटर ऑफ द बॉडी, पहली चीज। तो वेट को हम कहां अज्यूम करेंगे, मास सेक्टर पर। ये एक आइडिया डिस्कस किया जिसको हम रोटेशन में क्लियर करेंगे, बट अभी हम मान लें एज ए ग्रांटेड फैक्ट किसी बॉडी का वेट उसके मास सेंटर पर लगता हुआ शो करेंगे। इन एनालाइजिंग मोशन ए फोर्स कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर ऑन इट्स लाइन ऑफ एक्शन, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आज जो इस टाइप से नोट्स हम ले रहे हैं उनको आप ध्यान रखें। तो ये एज ए ग्रांटेड फैक्ट है, और ये इन एनालाइजिंग मोशन ऑफ ए फोर्स, एनालाइजिंग मोशन किसी फोर्स को उसकी लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, वो बॉडी के मोशन को अफेक्ट नहीं करे। अगेन दीज टू एस्पेक्ट्स वी प्रूव एंड डिस्कस अंडरस्टैंड इन रोटेशनल मोशन। अभी इन दोनों को हम एज ए फैक्ट लेके चलें। सो प्लीज नोट दीज टू आइडियाज। अब हमने ये ब्लॉक का तो एबीडी बना लिया, जरा स्फीयर का देखिए, तो स्फीयर का एबीडी भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब देखिए एबीडी में हमने कौन सा फोर्स नहीं शो किया, ब्लॉक से फ्लोर पर लगने वाला नॉर्मल एक्शन जो हमने पहले नॉर्मल एक्शन में ये शो किया था यहां से नीचे की ओर, उसको शो नहीं किया। क्यों, क्योंकि वो ब्लॉक पे नहीं लग रहा है, ब्लॉक लगा रहा है उसको। तो एफबीडी में बॉडी पर लगने वाले फोर्स शो करते हैं, बॉडी दूसरे पर जो फोर्स लगाएगी उससे कोई मतलब नहीं है।
Then ball on the horizontal floor. This again separate the ball. We show the normal action, we show the weight like that. ऐसा कर लें या इनको लाइन ऑफ एक्शन में शिफ्ट करके एन को ऊपर ले जाएं, सेंटर से ऊपर क्यों लगता हुआ और वेट को नीचे ले आए, दोनों सही हैं। बट व्हाट आई रिकमेंड, ट्राई टू यूज दिस वन। कि रोटेशन में हमें वापस इसी एबिलिटी पे आना पड़ेगा, तो जो बाद में करना है उसी के हैबिट पहले डालने हैं। एंड यही ऐसे कई छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनके हम हैबिट गलत कर लेते हैं, और रोटेशन मोशन में जाने के बाद इसी हैबिट कारण हमारे क्वेश्चन गलत आते हैं। और जनरली स्टूडेंट्स की कंप्लेन रहती है कि रोटेशन मोशन बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है। मैं आपको अश्योर कर रहा हूं कि इन्हीं छोटी बातों को अभी ध्यान रखना शुरू कर दें, एंड जब आप रोटेशन पहुंचेंगे तो आप बोलेंगे बहुत सिंपल चैप्टर है, कि आपको आपसे कोई गलतियां हो ही नहीं रही होंगी ना। ब्लॉक ऑन ए कॉर्नर, अब इस ब्लॉक की बात करें, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है। ब्लॉक हमने सेपरेट किया, अब ब्लॉक पर लगने वाले फोर्स शो करने हैं, ब्लॉक जो फोर्स से लगा रहा है वो नहीं शो करने, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन। ये कहीं नहीं कहता कि सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड अप्लाइड बाय द बॉडी, नो, एक्टिंग ऑन द बॉडी बाय अदर बॉडी। तो इसमें जो फोर्सेस होंगी, एक तो होगी कांटेक्ट, कहां से थोड़ी यहां से, तो एक N1 इधर से वॉल से जो लगा है वो वाला जाएगा, और ये N2 जो फ्लोर से आया था वो आ जाएगा, और एक उसका वेट, क्योंकि वेट उस पर अर्थ लगा रही है, अर्थ उसको खींच रही है अपने आप। ये N1 फ्रॉम वॉल, N2 फ्रॉम फ्लोर, और ये C पर ये वेट, ये BD हो गया। आप इसको इस तरह भी शो कर सकते थे, N1 यहां भी शो कर दें, इसको ऐसे भी कर दें, या ये N2 यहां शो कर दिया और ये वेट यहां शो कर दिया। बट यहां भी देखिए, दोनों में हमने N1 को यहां उसकी लाइन ऑफ एक्शन पे यहां तक लिया है, और N2 को उसकी लाइन ऑफ एक्शन पे यहां तक लिया है। सो आइदर द वे यू कैन ड्रॉ द Freber डायग्राम, सो दैट इज Freber डायग्राम ऑफ द कॉर्नर। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 2। Draw Freber diagram of the blocks and the pulley. Weight of the block B, WB, is more than that of A, WA. This is very simple setup. Weight of B ज़्यादा है, weight of A कम है। FBD में वैसे डिजायरेबल है, जब आप FBD बनाएं तो जितना हो सके फोर्सेस को उनके मैग्नीट्यूड के हिसाब से लंबा या बड़ा करें। जो फोर्स ज़्यादा है उसका वेक्टर लंबा, जो फोर्स छोटा है उसका वेक्टर छोटा। ट्राई टू शो द वेक्टर्स टू द स्केल, क्योंकि वेक्टर्स की डेफिनेशन ही है, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ड्रॉन टू ए स्केल। तो जहां तक हो सके टू द स्केल ड्रॉ करने की कोशिश करें, और वैसे इक्वेशन लिखनी है तो टू द स्केल नहीं भी ड्रॉ करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा, बट टू द स्केल ड्रॉ करेंगे तो उससे आपको बहुत सारी बातें देख के समझ में आएंगी। कई बार आपको क्वेश्चंस, अगर टू द स्केल डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो कई बार आपको क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करने के लिए पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उस एबिलिटी को देख के क्वालिटेटिवली बोल सकते हैं ये चीज ज्यादा होगी, ये चीज कम होगी, ऐसा होगा। सी हियर हाउ वी कैन ड्रॉ। अब इसमें एबिलिटी 3 बॉडीज हमारे पास, A, B और पुली, तीनों को अलग अलग एबिलिटी ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट कंसिडर हाउ टेंसाइल फोर्सेस इज ट्रांसमिटेड इन द स्ट्रिंग। जहां पे रस्सी की बात है उसमें सबसे पहले ये करें कि रस्सी की टेंसाइल फोर्सेस कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं उसके बारे में देख लें। तो ये काम पहले देख लें। जैसे हियर, तो रस्सी के 2 एंड हैं, एक एंड पे टेंशन जो रस्सी लगा रही है वो शो कर दें। से हियर T, ये T टेंशन रस्सी पे नहीं लग रहा है, ये रस्सी ब्लॉक पे लगा रही है। तो रस्सी में T हर जगह T होगा, तो यहां से आएंगे तो यहां भी रस्सी क्या होगा, इस पुली को T फोर्स से नीचे खींच रही होगी, तो ये शो कर दिया। अब देखिए ध्यान दें, यहां रस्सी की कौन सी टेंशन शो कर रहे हैं, जो रस्सी अप्लाई कर रही है, क्योंकि हमें उन्हीं फोर्सेस जरूरत है। ऐसे इस एंड आए तो यहां रस्सी पुली के इस एंड को T से नीचे खींच रही होगी, और इस ब्लॉक के इस एंड को रस्सी T फोर्स से ऊपर खींच रही होगी। क्यों? यहां से यहां तक फोर्स ट्रांसमिट हुआ, अनडिमिनिश्ड चेंज नहीं होगा। पुली में यहां से वहां फोर्स ट्रांसफर हुआ, अनडिमिनिश्ड। इट इज ये T और ये T क्यों केवल हुए, बिकॉज ऑफ आइडियल स्ट्रिंग, ये वाले ये दोनों T, और ये T और ये T क्यों केवल हुए, बिकॉज ऑफ आइडियल पुली। अब ये T और ये T क्यों केवल हुए, बिकॉज ऑफ अगेन दिस आइडियल स्ट्रिंग। ये आइडिया समझ में आया। फिर मैं एक बार डिस्कस कर लूं, why these two T's are equal, because of ideal string। why these two
टीज आर इक्वल बिकॉज ऑफ आइडियल पुली। आइडियल पुली के दोनों तरफ टेंशन की फोर्सेस सेम होंगी। एंड वाई दीज टू टीज आर इक्वल बिकॉज ऑफ आइडियल स्ट्रिंग। तो ये ऐसे पुली स्ट्रिंग सेटअप में एफबीडी बनाने से पहले सबसे पहला काम ये करें कि टेंशंस कहां कहां कैसे ट्रांसमिट होंगे रस्सी में, वो उसी प्रॉब्लम में ये डायग्राम बना दे। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाना इजी होगा। हियर फोर्सेस बाय द स्ट्रिंग आर शोन। ये जो मैं अभी कह रहा था उसको वापस रीट्रेट किया है कि हम फोर्सेस ऑन द स्ट्रिंग आर नॉट शोन, फोर्सेस बाय द स्ट्रिंग आर शोन बिकॉज वही उन्हीं की हमें जरूरत है। एफबीडी ऑफ द ब्लॉक ए, ब्लॉक ए पर देखें टेंशन टी ऊपर की ओर और उसका वेट नीचे की ओर, दिस। अब देखिए डब्ल्यू ए को मैंने छोटा दिखाया और टी को बड़ा। ये ऑब्वियस है कि बी का वेट ज्यादा है, ए का वेट कम है, तो ये जैसे रिलीज करेंगे बी नीचे आएगा, ए ऊपर जाएगा। तो ए ऊपर की ओर एक्सलेट होगा, तो इसमें ये वाला फोर्स ज्यादा होना चाहिए, ये वाला फोर्स कम होना चाहिए, तभी तो ये ऊपर की ओर एक्सलेट होगा। ऐसे ही एफबीडी ऑफ ब्लॉक बी, तो इसमें डब्ल्यू बी उसकी टेंशन से बड़ा होना चाहिए क्योंकि ये ब्लॉक नीचे एक्सलेट हो रहा है। टी एंड डब्ल्यू बी, अब देखिए डब्ल्यू बी को टी से बड़ा शो कर दिया, तो ये एफबीडी ऑफ ब्लॉक बी। नाउ एफबीडी ऑफ द फिक्स्ड पुली, ये पुली इस पर दोनों टी यहां लग रहे थे और ये जो छत से अटैच्ड है, तो छत इस पर एक रिएक्शन फोर्स ठीक ऊपर क्यों लगा रही होगी, दिस आर। अब अगर ये पुली कंप्लीट आइडियल लें, इस क्लैम्प को भी मास ले लें, तो ये क्या होगा 2t। अगर क्लैम्प का मास होता तो यहाँ वो वेट और काउंट हो जाता, उसको हम अगली प्रॉब्लम में देखेंगे। यहाँ हमने पुली को कंप्लीटली मासलेस लिया है, तो ये तीनों बॉडीज के एफबीडी हो गए। अब देखिए आगे जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उनमें यही काम आपको सबसे पहले करना होगा। तो किसी भी सिचुएशन में आगे हम एंटर करें, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम डील करें, तो जरूरी है इन छोटी छोटी बातों को आप बहुत अच्छे से समझ लें। एग्जाम्पल 3, ड्रॉ एफबीडी ऑफ द पुली इफ वेट ऑफ द पुली इज डब्ल्यूपी। जो मैंने कहा था अगले क्वेश्चन में वेट ऑफ पुली होगा तो उसको भी काउंट करेंगे, तो कैसे एफबीडी चेंज होगा, लेट अस सी। ये सिचुएशन वही है। फर्स्ट कंसीडर हाउ टेंसाइल फोर्सेस इज ट्रांसमिटेड। अगेन उस बात को देख लें, तो ये आपको मालूम है, यहां आपने टी शो किया, तो यहां ये टी, तो यहां टी, फिर यहां टी, यहां टी, ये टी इक्वल हुए बिकॉज ऑफ आइडियल स्ट्रिंग, ये टी और ये टी इक्वल हुए बिकॉज ऑफ आइडियल पुली, एंड ये और टी इक्वल हुए बिकॉज ऑफ आइडियल स्ट्रिंग। अगेन हमें केवल पुली का एफबीडी ड्रॉ करना है, तो ये अगेन जस्ट सी हाउ वी ड्रॉ द एफबीडी ऑफ द पुली। सी हियर एफबीडी ऑफ द पुली, पुली शो किया, यहाँ पे दोनों टी शो कर दिए, ये कॉन्टैक्ट फोर्स और इसका वेट शो कर दिया डब्ल्यूपी, और यहां रिएक्शन फोर्स छत से जो कनेक्ट किया है, फिक्स जोड़ा, उसके रिएक्शन आएगी। सो दिस रिएक्शन फोर्स आर इज इक्वल टू दिस टी प्लस डब्ल्यूपी, 2t प्लस डब्ल्यूपी, ये आ गया। तो यहां पे अगर पुली का वेट होगा तो एफबीडी में जो क्लैम्प की रिएक्शन होगी उसमें वेट और ऐड हो जाएगा एज ए वेक्टर। तो ये पुली का एफबीडी था। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले यहां हमने क्या सीखा उसको देखें। A pulley and a string must be assumed ideal until it is not specified to treat any one of them non-ideal। देखो रस्सी की बार हमने बात पहले कर ली थी कि जब तक ना कहा हो रस्सी, स्ट्रिंग, थ्रेड, चेन, कुछ भी लिखा हो, अगर कहीं मेंशन नहीं कि उसका मास लेना है या उसको एक्सटेंसिबल काउंट करना है, वी अस्यूम देम आइडियल। ऐसे पुली के बारे में जब तक ये ना कहा होगा पुली का वेट है या पुली का मास है या पुली में फ्रिक्शन है, उसको आइडियल लेके चलना है। So a pulley and a string must be assumed ideal until it is not specified to treat any one of them non-ideal. Thus, by the term string we mean an ideal string and by the term pulley we mean an ideal pulley. तो किसी प्रॉब्लम में अगर क्या लिखा हो string तो उसका मतलब ideal string, pulley मतलब ideal pulley, अगर कोई और बात ऐसी न कही गई हो जिससे मालूम पड़े कि नॉन आइडियल है। Example 4, draw FBD of the blocks and the pulleys. Weight of the blocks A, B and C are WA, WB and WC respectively। और जो सेटअप दिया वो ये यहाँ देखें P1, P2, P3, P4 ये चार पुलियां हैं।
P4 and P3 are fixed pulleys and P2 and P1 are movable. Movable means they can move up and down and fixed pulley means इनके clamp यहाँ fixed है और ये तीनों blocks हैं. What we do first? हम टेंसाइल फोर्सेस ऑफ स्ट्रिंग शो कर देंगे कहाँ कहाँ कैसे कैसे ट्रांसमिट हुए वो. अब ये फोर्सेस शो करने के लिए आप जैसे सपोज एग्जांपल मैंने ये स्ट्रिंग ले लिया यहाँ पे, इसकी टेंशन यहाँ टी शो कर दिया. अब ये टी यहाँ से यहाँ तक ये आइडियल स्ट्रिंग होने से तो इस एंड पर भी टेंशन टी होगी और ये टी फोर्स से इस पुली के इस एंड को पुल कर रही होगी और ये पुली आइडियल होने की वजह से इसके इस तरफ रस्सी में टेंशन टी पहुंच जाएगी टी. अब देखिए ये रस्सी एक ही है, इस तरफ टी, ऐसे यहाँ से यहाँ तक ये आइडियल सेगमेंट है तो यहाँ टेंशन टी. अब ये पुली आइडियल तो इस तरफ टेंशन टी, ये फोर्स एच डी ट्रांसमिट हो जाएगा और ये पुली आइडियल है, स्ट्रिंग आइडियल है तो यहाँ टेंशन टी. तो इस रस्सी की बात हो गई. अब दूसरी रस्सी में टेंशन शो करें तो ये यहाँ से कर सकते हैं. अब देखिए यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स है ये T प्लस टी 2T हो जाएगा तो ये T1 अभी शो करते हैं, T1 2T होगा. देखेंगे यहाँ इस एंड पे T1, ये T1 यहाँ ट्रांसमिट हुआ क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आइडियल है. अब यहाँ T1 तो इस तरफ T1 क्योंकि ये आइडियल पुली तो यहाँ पे इस रस्सी में टेंशन T1 यहाँ हो जाएगा इस तरह से. ऐसे यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग आइडियल है तो इस एंड पर टेंशन T1 ऐसे हो गया. ये पुली आइडियल होने से अब इस पे यहाँ पर टेंशन कितना आ जाएगी T1. ये पुली ये दोनों T1 क्यों है, आइडियल पुली होने की वजह से. अब यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रिंग आइडियल है तो यहाँ टेंशन T1. तो ये टेंशन हमने शो कर दी. तो ये पुली स्ट्रिंग सेटअप में सबसे पहला काम आपको इन टेंशंस को शो करने का होगा. अब उसके बाद हम एबीडी बना सकते हैं. ये एबीडी ऑफ P1 का एबीडी देखें, P1 पुली ये वाली है तो इस पर देखिए ये टी और ये टी शो कर दिए और यहाँ पे ये ब्लॉक से अटैच था तो यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स आएगी वो 2T होगी क्योंकि हमने पुली को आइडियल लिया है, कहीं नहीं कहा पुली को नॉन आइडियल लेना है या पुली का मास है पुली आइडियल. तो ये रिएक्शन फोर्स क्या होगी, इस टी और टी को बैलेंस करके 2T हो जाएगी. तो एबीडी ऑफ P1. सिमिलरली एबीडी ऑफ P2 में देखो ये टी और ये टी यहाँ शो कर दिए तो यहाँ रिएक्शन जो T1 होनी थी वो क्या हो जाएगी T प्लस टी 2T, T1 की वैल्यू 2T हो गई. अब एबीडी ऑफ P3 ये इंपॉर्टेंट है. तो देखिए यहाँ T1 यहाँ T2 और क्लैम्प का रिएक्शन अब यहाँ पे एग्जैक्टली ऊपर नहीं होगा, थोड़ा इधर होगा. क्यों कि क्लैम्प का रिएक्शन ये पुली को रोक के रखे हुए है रिएक्शन फोर्स तो इस T1 को भी बैलेंस करेगा और T2 को बैलेंस करेगा तो ये इधर होगा. या ये कहें T1 T2 मिलके इस पर फोर्स इधर बना रहे होंगे कुछ तो इसी फोर्स को बैलेंस करना है R3 से तो रिएक्शन फोर्स R3 हो गई. अब ये R3 बेसिकली T1 और इस T1 का वेक्टर सम होगा. नाउ सिमिलरली P4 पे क्या होगा, ये T1 इधर T1 और ये R4, ये R3 और R4 वैसे मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे. तो अब ये देखिए इन पुलिस का कैसे हमने एबीडी बनाया वो देखा आपने. अब ब्लॉक्स पे आ जाएं. ब्लॉक ए पे देखो, ब्लॉक ए से कौन सी पुली अटैच्ड है P1 तो P1 की टेंशन यहाँ पे फोर्स रिएक्शन 2T था तो ये 2T फोर्स इसने ब्लॉक पर लगाया होगा फॉर्म थर्ड लॉ पेयर. ये 2T यहाँ आ गया और ये WA शो कर दिया ब्लॉक ए का. ब्लॉक बी में T ऊपर WB नीचे, बहुत सिंपल. ब्लॉक सी अगेन T1 ऊपर और WC नीचे, यहाँ पे मिस टाइप है इस विल बी WC और T1 की वैल्यू हमने क्या निकाली 2T तो 2T रख दी. ये सारी बॉडीज का एबीडी हुआ. अब इस प्रॉब्लम को अपने को मान लो इसमें क्या दिया होता, आगे ए बी सी के मासेस दिए होते, उनके एक्सेलेरेशन पूछ लेते या और अलग अलग स्ट्रिंग में टेंशन पूछ लेते तो इन्हीं एबीडी को आपको ड्रॉ करते हुए इक्वेशन लिखनी पड़ती. तो न्यूटन्स लॉ की किसी प्रॉब्लम को स्टार्ट करने का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है करेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम बनाना. तो अगर आपने ये काम कर लिया तो आगे इक्वेशन लिखना तो बहुत सिंपल है, वो कोई मुश्किल काम नहीं है. एक्चुअली न्यूटन्स लॉ को समझना है तो केवल एबीडी करेक्ट बनाना समझ जाए तो न्यूटन्स लॉ में कहीं कोई डिफिकल्टी आएगी नहीं. इसलिए इस लेक्चर में मैंने केवल कंसंट्रेट किया हाउ टू मेक एबीडीज. ये एग्जांपल 4. लेट अस सी एग्जांपल 5. व्हाट इज दैट? A block of weight W is held in equilibrium with the help of 3 strings OA, OB and OC as shown in the figure. Draw ABD of the box and the knot O. ये सिस्टम है. अब देखिए यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसका वेट W है, इसको हमने OC रस्सी से बांधा और ये रस्सी को हमने यहाँ OB से बांध दिया और ये OA से बांध दिया तो O पर एक नॉट बनी हुई है तो हमें इस नॉट का ABD बनाना है और W का ABD बनाना है वेट का इस ब्लॉक का. Now let us see what we do.
let the tensile forces in the strings OA, OB and OC be TA, TB and TC। कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो OA में स्ट्रिंग टेंशन क्या मान लिया, TA, OB में क्या अज्यूम कर लिया, डिनोट कर लिया TB, और OC में क्या डिनोट कर लिया, TC। अब हम एबीडी बनाएं ब्लॉक का। तो ब्लॉक में देखिए क्या होगा, यहां से रस्सी पर टेंशन टीसी से ऊपर पुल कर रही होगी, तो ये टीसी ऊपर की ओर दिखा दी। ये रस्सी की टेंशन कौन सी शो की, जो रस्सी ब्लॉक पे लगा रही है, क्योंकि रस्सी ब्लॉक को ऊपर की ओर खींच रही होगी, और इसका वेट नीचे, तो ये बॉक्स का बोल दें या ब्लॉक का बोल दें, इसका एबीडी बन गया। अब नॉट का एबीडी बनाना है, तो नॉट मीन्स यू कैन सी दिस, तो यहां से ये रस्सी इसको टीए टेंशन से इधर पुल कर रही होगी, टीबी टेंशन से, ये ओए रस्सी इसको टीए से इधर पुल कर रही होगी, और ये रस्सी इसको टीसी से नीचे पुल कर रही होगी। तो ये एबीडी बहुत सिंपल है बनाना, यू कैन सी दिस वे। नाउ 60 डिग्री एंगल था, तो ये देखो 60 एंगल पे टीबी शो कर दिया। ये वर्टिकल्स थीटा है, तो वर्टिकल्स थीटा शो करते हुए टीए शो कर दिया, और एक टीसी डाउनवर्ड। अब देखो यहाँ कई बार छोटी छोटी गलतियां होती हैं। ये एंगल मैंने जानबूझ के वर्टिकल से दिया और ये एंगल हॉरिजॉन्टल से, तो कई बार हम गलती में यहाँ इस एंगल को थीटा दिखा जाते हैं, और ये गलती हो गई, ये गलती पकड़ में नहीं आएगी। तो एफबीडी बनाते वक्त आप बहुत केयरफुल रहें। तो यहाँ हमने देखा अगर कोई नॉट बीच में आ रही हो तो उसका एफबीडी कैसे बनाएंगे। नॉट मतलब सिंपल पॉइंट, उस पर सारी रस्सियां जो कनेक्ट होगी उनके फोर्सेस शो कर देंगे। तो ये एग्जाम्पल 5, लेट अस सी एग्जाम्पल 6। लेकिन एग्जाम्पल 6 में जाने से पहले इसमें हमने क्या देखा उसको सीखें। ए नॉट ऑफ आइडियल स्ट्रिंग्स इज मासलेस, मतलब यहाँ पे नॉट का कोई वेट नहीं शो किया। तो नॉट आइडियल स्ट्रिंग की नॉट क्या होगी, मासलेस। अगर ये स्ट्रिंग नॉट आइडियल होती तो वहां कितने नॉट बनाने में रस्सी का कितना अमाउंट इकट्ठा हो रहा होता, उनका क्या वेट होता, वो ले लेते और वेट मेंशन होगा। सो जस्ट सी हियर एग्जांपल 6। व्हाट इज दैट? A box of weight W is held in equilibrium on a fixed frictionless inclined plane with the help of a string. Draw FBT of the box. एक बॉक्स को हमने फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन पर रस्सी की मदद से रोक रखा है। इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन एंगल थीटा है और रस्सी, तो ये ब्लॉक नीचे नहीं आएगा। हमें इस ब्लॉक का एबीडी बनाना है। हाउ विल डू इट? अब ब्लॉक को हमने लेट टेंसाइल फोर्स इन स्ट्रिंग बी T and force of normal reaction from the inclined plane N। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को N से डिनोट किया और स्ट्रिंग टेंशन को T से डिनोट किया। अब ब्लॉक का एबीडी बनाने के लिए हमने ब्लॉक को वहां से सेपरेट किया ये। अब ये दो लाइन शो कर दी, ये लाइन है अलोंग द प्लेन और ये लाइन है अलोंग द नॉर्मल, ये इंक्लाइन प्लेन के नॉर्मल। अब इसमें सारी फोर्सेस शो करनी है, तो काउंट करें हमने कॉन्टैक्ट कहाँ से देखे। एक तो कॉन्टैक्ट हमने यहाँ से हटाया और एक कॉन्टैक्ट यहाँ से हटाया। तो इस कॉन्टैक्ट पे नॉर्मल रिएक्शन और इस कॉन्टैक्ट में रस्सी थी, तो रस्सी की टेंशन। नाउ लेट अस सी दीज टू फोर्सेस, ये नॉर्मल रिएक्शन और यहाँ में टेंशन फोर्स शो कर दी। अब बचा वेट। नाउ वी कैन शो द वेट। वेट हम यहाँ भी शो कर सकते थे, वेट को नीचे भी शो कर सकते थे। अब नॉर्मल और इंक्लाइन प्लेन के बीच का ये एंगल थीटा होगा। सो नाउ द एफबीडी इज कंप्लीट। अब इस एफबीडी को हम इस तरह भी शो कर सकते हैं, और सी हियर नॉर्मल हम सेंटर यहाँ शो कर दें इस तरफ, टेंशन को यहाँ शो कर दें और वेट को W, ऐसे भी शो कर सकते हैं। मतलब इसमें क्या किया, हम किसी भी फोर्स को उसकी लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं भी शिफ्ट करके अपने कन्वीनियंस के हिसाब से शो कर सकते हैं। बट जहाँ तक हो सके फोर्स को उसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे शो करें, क्योंकि अगर रोटेशन मोशन स्टडी करना होगा हमें एग्जैक्टली यही एबीडी चलेगा। इस एबीडी से रोटेशन एस्पेक्ट डिस्कस नहीं होगा, हाँ न्यूटन्स लॉ की बातें सारी डिस्कस हो जाएगी। तो नॉर्मली बुक्स में क्या होता है, मैंने देखा है कि न्यूटन्स लॉ डिस्कस करते हैं तो ऐसा एबीडी बनाते हैं, और रोटेशन में आने के बाद हमें यही चेंज करना होता है, फोर्स को कहाँ शो करें उसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे। लेकिन 2-3 चैप्टर में ऐसा एबीडी बनाते बनाते अगर जो हैबिट पड़ जाएगी, अचानक रोटेशन आने पर वो हैबिट करेक्ट नहीं होती। तो हम कोशिश करें फोर्स को उसके रेस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में बनाएं। यहां मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एबीडी अपने हिसाब से बनाएं। अब नॉर्मली बुक्स देखेंगे तो बुक्स में न्यूटन्स लॉ में इस टाइप का एबीडी दिया हुआ है, नॉर्मली बुक्स में। मैं बहुत अच्छी बुक्स की बात नहीं कर रहा हूं, बट ऐसी हैबिट, अब उनसे एबीडी देखेंगे तो आपके ऐसी एबीडी बनाने की हैबिट पड़ जाएगी, और यही हैबिट रोटेशन में आपको डिफिकल्टी क्रिएट करेगी। तो ये एबीडी इस इंक्लाइन प्लेन पर कोई बॉक्स रखा तो कैसे बनाएंगे, इसमें ध्यान रखें वर्टिकल और नॉर्मल के बीच का एंगल वही होता है जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। दैट इज वेरी ज्योमेट्रिकल फैक्ट, यू कैन थिंक। कैसे? ये यहां से एक लाइन ड्रॉ करते एंगल थीटा होता, तो ये एंगल क्या होता 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बनता थीटा।
ये थीटा थी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा। तो ये एक फैक्ट है, इसको आप बार बार कंफ्यूज नहीं होना, ये इंक्लाइन प्लेन में हमेशा काम आएगा। एंगल बिटवीन वर्टिकल एंड नॉर्मल इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। नाउ एग्जांपल नंबर 7, what we do here, example 7, a box of weight W is sliding down a fixed inclined plane, draw ABD of the box। अब हमने वहां पे देखो पिछले प्रॉब्लम में बॉक्स को हमने रस्सी से बांध के वहां रोक दिया था, अब ये बॉक्स स्लाइड कर रहा है, तो अब उसका ABD बनाना है, बट दो केस डिस्कस करने हैं। व्हाट द फर्स्ट केस, inclined plane is frictionless and B, inclined plane is not frictionless। तो फ्रिक्शनलेस केस में तो कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा, बट जब फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन फोर्स हमें कॉन्टैक्ट पॉइंट पे शो करना होगा, और फ्रिक्शन फोर्स आप जानते हैं स्लाइडिंग का अपोज करेगा। ये बॉक्स नीचे स्लाइड कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर क्यों लगेगा। नाउ लेट अस सी हाउ वी शो द एबीडी। फर्स्ट, इंक्लाइंड प्लेन इज फ्रिक्शनलेस। ये हमने बॉक्स को एज इट इज जिस ओरिएंटेशन में था बना लिया, और ये लाइन अलोंग द प्लेन और ये लाइन नॉर्मल। सो वी कैन शो द फोर्सेस एंड वेट थीटा एंड क्या है, यहाँ फ्रिक्शन आएगा, इट इज फ्रिक्शनलेस। तो बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं होगा। तो पहले कॉन्टेक्ट थोड़ा था यहाँ से, तो ये नॉर्मल आ गया और वेट, यही दो फोर्स पे लगेंगी। या फिर हम ऐसे शो कर सकते हैं, ये वेट और नॉर्मल, ये नॉर्मल एबीडी आपको जनरली बुक्स में मिलेगा, बट आई रिकमेंड दिस वन। तो जब ये फ्रिक्शनलेस है तो इसमें दो ही कॉन्टैक्ट हैं। कॉन्टैक्ट पॉइंट पे अगर फ्रिक्शनलेस होता है तो केवल एक नॉर्मल रिएक्शन, तो एक कॉन्टैक्ट फोर्स आई और एक फील्ड फोर्स, दो ही फोर्स। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने इसको फ्रिक्शन की बात करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स एडिशन आ जाएगा, तो इसमें तीन फोर्सेस हो जाएंगी। बी, इंक्लाइंड प्लेन इज नॉट फ्रिक्शनलेस, लेट F स्मॉल बी द फ्रिक्शनल फोर्स। हमने इस फ्रिक्शनल फोर्स को स्मॉल f से डिनोट किया, एंड थ्रू आउट द कोर्स वी डिनोट फ्रिक्शनल फोर्स बाय स्मॉल f। अब देखिए ये ब्लॉक को वैसे बना दिया, ये अलोंग द प्लेन लाइन, ये नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन इधर होगा, ठीक है, फ्रिक्शन शो कर सकते हैं। अब W मान लो, पहले W शो कर दिया और फ्रिक्शन ये शो कर दिया, ये एंगल थीटा पे होगा और ये फ्रिक्शन। अब देखिए इतना प्रैक्टिस होने के बाद आप कौन सी फोर्स कब दिखानी है, पहले सीक्वेंस, उस सीक्वेंस को ब्रेक कर सकते हैं। या मैंने जानबूझ के फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स थी, उसको दिखाने से पहले W दिखा दिया वो, बट आपको सारी फोर्सेस काउंट करनी, कौन सी फोर्स पहले दिखानी, कौन सी फोर्स बाद दिखानी, इट डजंट मैटर, बट काउंटिंग कर लें। क्या हुआ, जहां से कांटेक्ट छोड़ा, हर कांटेक्ट पॉइंट पर एक फोर्स हो सकता है। नॉर्मल रिएक्शन तो होगा, अगर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन भी होगा। तो पहले केस में फ्रिक्शनलेस था, तो कांटेक्ट पॉइंट पे एक नॉर्मल रिएक्शन और एक फील्ड फोर्स वेट, तो एबीडी में केवल दो ही फोर्स आएंगे, हमें क्लियर है, तो दो फोर्स हो गए। बट सेकंड बी में फ्रिक्शन है, तो कहां होगा, कांटेक्ट पॉइंट पर। तो कांटेक्ट पॉइंट पे दो फोर्सेस होंगी, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। तो ये दो फोर्स और वेट, इसमें तीन फोर्सेस होंगी, तो ये एबीडी हो गया। तो ये जो आइडिया था, एट एवरी कॉन्टैक्ट पॉइंट देयर में बी एक कॉन्टैक्ट फोर्स, ये नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस को काउंट करा देगा आपको, इससे कि आप बाद में काउंट करके देख लें कोई फोर्स भूल तो नहीं रहे। हम इसमें वो ट्रांसमिसिबिलिटी फोर्स को उसकी लाइन ऑफ एक्शन में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, उसको यूज करके कन्वेंशनल एबीडी बना सकते हैं। एन यहाँ दिखा दिया, डब्ल्यू यहाँ दिखा दिया, फ्रिक्शन और ये फ्रिक्शन यहाँ दिखा दिया, सारे फोर्स सेंटर दिखा दिए। अब ये एबीडी से न्यूटन्स लॉ में काम चल जाएगा, बट मैं बार बार कह रहा हूँ रोटेशन में आपको स्ट्रिक्टली ये एबीडी बनाना पड़ेगा, तो हम इसी के हैबिट डालें। अब ये आइडिया था। इस क्वेश्चन के बाद हम आज की बात यहीं कंक्लूड करते हैं और असाइनमेंट की बात करें। असाइनमेंट बड़ा स्पेशल है। व्हाट, रिवाइज ऑल द आइडियाज कवर्ड टुडे इन दिस लेक्चर एंड प्रैक्टिस ऑल द एग्जाम्पल्स। मैं आज बहुत जोर दे कह रहा हूं, प्रैक्टिस ऑल द एग्जाम्पल्स। न्यूटन्स लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट है करेक्ट एबीडी बनाना। मैं आपसे सीरियस एडवाइस कर रहा हूं कि इन सारे एबीडी की अपने आप बनाने की प्रैक्टिस करें, और साथ साथ पिछले लेक्चर में जो कंसेप्ट डिस्कस किए थे उनको भी रिवाइज कर लें, क्योंकि इन दो लेक्चर्स में हमने जितने आइडिया डिस्कस किए हैं, आगे न्यूटन्स लॉ का हर एस्पेक्ट, हर प्रॉब्लम इन्हीं आइडिया पर बेस्ड होने वाला है। आपके जितने भी डाउट आएंगे, आप कहीं ना कहीं इन्हीं में से कोई ना कोई बात भूल रहे होंगे। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट, एक एडवाइस दूंगा, बड़ी काम आएगी। वो ये कि आपसे मान लो कोई क्वेश्चन नहीं करना आ रहा है, तो आप इन दोनों लेक्चर्स में कौन कौन सी बातें हमने डिस्कस की हैं
वो रिलेवेंट कंसेप्ट ढूंढने की कोशिश करें, यार ये कंसेप्ट इस क्वेश्चन में लग सकता है। तो आप उस कंसेप्ट को भूल रहे होंगे, तभी वो प्रॉब्लम नहीं हो रही। एक बार उसको रिवाइज कर लें एंड डू इट, यू विल करेक्टली सॉल्व द प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्लास से हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने की बात शुरू कर देंगे, एंड अगेन थिंग्स आर टू बी गोइंग मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग। Thank you today for patient listening. We'll meet in the next class and discuss how to apply Newton's laws. I am never content until I have conceived a model of what I am studying. If I succeed in making one, I understand. Otherwise, I do not. Sir Lord Kelvin.